जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलविदा एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि आज से पहले तो हम ऑब्वियसली एलएलबी पार्ट 1 और 2 को जो है वो तैयारी करवा रहे थे, पढ़ाते थे, व्हाट एवर द थिंग इज़। लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हुए थे और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब क्वेश्चन करते थे, क्वेरीज़ थी उनकी कि सर क्योंकि हम एग्ज़ाम से फ्री हैं तो अब ऐसा क्या किया जाए कि कुछ कंस्ट्रक्टिव हो और हम अच्छे तरीके से कुछ लर्न भी कर सकें और कंपैरेटिवली फील्ड के बारे में भी कुछ हमें एनालिसिस जो है वो हो सके, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो चले जाते हैं, कुछ पार्ट 2 और 3 के साथ ही इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं, किसी ना किसी चैम्बर में चले जाते हैं, जिसको मैं मना बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा काम है बीइंग मेंटोर, आपको गाइड करना, डिस्कस करना। बाकी आप बेहतर जानते हैं, आप जहाँ गए हैं वो प्लेस कैसी है, कैसा आपको गाइड किया जाता है, किस तरह से आपको असिस्ट किया जाता है। अगर तो आपके मामला ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, तो करते रहें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों की रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। बच्चे जो है वो जगह जगह कह लें कि मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन खैर एनी हाउ आप सबको बेहतर पता है। खैर हमने डिसाइड किया कि चलें एट डोर स्टेप क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चा घर बैठ के कर रहा हो तो उसकी वो स्पेस, वो गैप जो है वो क्लियर हो जाए, जो कि उसने कोर्ट में आके परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस सिलसिले में हमने स्टार्ट लेना था, मैंने स्किल्स पे बात की, तो मैंने कहा यार हम 2 से 3 तरह की स्किल्स जो है वो करेंगे, जिसमें हमने टेक्स्ट पे बात की, या लीगल ड्राफ्टिंग पे बात की। तो फिर हमने आपसे जो है वो वोट भी उस पे करने का कहा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया कि हम जो है इनको करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो टैक्स का काम था या टैक्स की जो स्किल थी उसको हमने थोड़ा-सा डिले किया कि वो एक टेक्निकल चीज़ है और उसको लर्न करने में ज़रा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो टाइम टेकिंग होता है, तो हम ऐसा करते हैं किसी ईज़ी स्किल से मूव ऑन करते हैं, जिसको आपको सीखने का भी मज़ा आए, जो आपको लर्न करने में भी आसान लगे, ताकि आपका एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए और ऑनवर्ड्स हम उन चीज़ों की तरफ चले रहें। तो आज उस हवाले से पहला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्टाइल मेरा दूसरी टीचिंग में है, व्हाइल आप पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं या 2 की कर रहे हैं या 3 की कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले मैंने एक रूट मैप आपको देना होता है, एक रोड बताना होता है कि इस पे मूव ऑन करते हुए या इस ट्रैक को फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो जब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, तो हम ड्राफ्टिंग ओवरऑल नहीं पढ़ रहे हैं, हम फैमिली को डील कर रहे हैं कि फैमिली ड्राफ्टिंग जो है वो किस तरह की होती है, क्या-क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो जब फैमिली ड्राफ्टिंग को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले यानी ड्राफ्टिंग की तरफ भी मूव ऑन करने से पहले जो चीज़ है, वो क्या है और वो कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आज के कुछ मैंने कोर्स कंटेंट बनाए हैं कि इस कोर्स में हम ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। अच्छा, इसमें ऐसे है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप देखते हैं, जब आप फैमिली ड्राफ्टिंग की तरफ जाएँगे, तो फैमिली ड्राफ्टिंग क्या है कि फैमिली से रिलेटेड अगर कोई मसला आपको आया है, यानी वो खुला है, वो बच्चों की कस्टडी है, वो मेंटेनेंस अलाउंसेस का केस है, व्हाटएवर द थिंग इज़, उसकी तरफ मूव ऑन तो आपने बाद में करना है ना, सबसे पहले तो आपकी शादी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब यहाँ यहाँ पे मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगा कि फ़र्क क्या है कि जब आप कहते हैं कि सर ये तो वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस में ही जाके सीखी जा सकती हैं, वैसे तो सीखा ही नहीं जा सकता है। तो आप जो प्रैक्टिस होल्डर हैं, उनको पकड़ लें, जो लॉ की डिग्री जिनके पास है उनको भी ले लें, और जिनका फील्ड के अंदर 2-4 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी ले लें, या आपके ही जो क्लासमेट्स हैं और उन्होंने व्हाइल दी स्टडीज़ प्रैक्टिस जॉइन कर ली है, उनसे भी पूछ लें, या आपके पार्ट 2 में, 3 में, 4 में कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने प्रैक्टिस जॉइन कर ली हुई है, तो उनसे पूछ लें, ठीक है? टॉपिक वाइज़ टॉपिक से टॉपिक चलेंगे और मैं क्वेश्चन करता जाऊँगा, आपको मतलब एनालाइज़ करवाता जाऊँगा चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले जब पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैरिज, कि शादी एक्चुअली है क्या? तो मेजॉरिटी लोग इस पे क्लियर नहीं हैं कि शादी क्या है। शादी सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि 2 लोग आए और बस ठीक है, वो जैसे भी मामलात होते हैं, वालिदैन ने फ़ोर्स कर लिया, या किसी फूफी की इज़्ज़त नहीं रह रही थी, कोई मामे की नाक जो है वो नहीं रह रही थी, तो बच्चों को जो है वो बंधन में बाँध दिया, चलो जी शादी हो गई, बच्चे कल-कलां हो गए, बात खत्म। नहीं, इस चीज़ का नाम सिर्फ़ शादी नहीं है। शादी क्या है, मैरिज क्या है, कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करना ज़रूरी है किसी भी वैलिड मैरिज के लिए, वो हमने सबसे पहले देखनी है, ठीक है?
शादी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शादी होती कितनी तरह से है, ठीक है। 3 तरह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि वैलिड मैरिज क्या है। वैलिड मैरिज वो होगी जिसमें तमाम तर जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगे, ठीक है। तो बीइंग लॉ स्टूडेंट, अब किसी भी शादी में आप जाएंगे, चाहे वो शहर की और आफाक की हो, चाहे वो बजी की किसी के साथ हो, चाहे वो मरियम की किसी के साथ हो, चाहे वो उजाला की किसी के साथ हो, वो नवीद की हो या जाकिर बाकर, वट एवर द थिंग इज, बीइंग लास्ट स्टूडेंट, जब आप किसी भी शादी में जाएंगे तो वहां पे जाके दूल्हे से नहीं पूछना है या दुल्हन से नहीं पूछना है या उसके पेरेंट्स से नहीं पूछना है, जुतियां मारेंगे। डायरेक्ट जाके नहीं आपने पूछना है कि हाँ जी वैलिड मैरिज है या इनवैलिड है या इरेगुलर है। आपने एनालाइज करना है बीइंग लॉ स्टूडेंट कि अच्छा फोर्सफुली हो रही है, वैसे हो रही है, कंटेंट्स पूरे हैं, अच्छा ये जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वैलिड मैरिज के, उनको इन्होंने पूरा किया नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ग्राउंड जो है वो ये है कि शादी क्या है, ठीक है, मैरिज क्या है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम देखेंगे वो फर्द से हम आगे जाएंगे और जो फैमिली बनने का एक प्रोसीजर होता है, यानी जहाँ से एक खानदान का आगाज होता है, वो शादी है, ठीक है। शादी वो बंधन है कि जहाँ से फैमिली बनती है। तो जब फैमिली के बारे में सारा पढ़ना तो उसकी ग्राउंड ही छोड़ दें। अगर कहीं पे आपको मिलेगी भी ड्राफ्टिंग कोर्स या कहीं करवाएगा भी, माइट भी इसके बाद को करवाए तो ऐड कर ले, अदरवाइज ये मैरिज जो है इसको ड्राफ्टिंग में ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बच्चे को ओवरऑल गाइड करना है, हर चीज़ के मुतल्लक गाइड करना है कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे से कुछ भी क्वेश्चन किया जाए रिगार्डिंग फैमिली थिंग्स तो बच्चे को बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार मैरिज होती क्या है, शादी क्या है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन पे जो कंटेंट लिस्ट शो हो रही है वो क्लियर है। अब्दुल्ला देख लें, ज़्यादातर लोगों को इशू तो नहीं है, अगर ज़्यादा को क्लियर है तो हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नंबर सेकंड पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर वो भी थ्योरेटिकल है और उम्र गुजर जाती है, सारी सारी लाइफ गुजर जाती है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वकालत के अंदर भी। इवन देन निकाह नामे के जो कंटेंट्स हैं वो रीड करना नहीं आते हैं, पता नहीं होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेनली रिक्वायर्ड हैं निकाहनामे के लिए, ठीक है। तो निकाहनामे के आपको पता है आपके सामने पेजेस होते हैं, या हम वकला ज़बान में उसको परतें कहा जाता है, ठीक है। तो कॉलम्स बने होते हैं। तो आपका भी निकाह होना है, तो अगर लड़कियां हैं तो उनको पता होना चाहिए कि निकाहनामे में कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखवानी हैं, मस्ट ऐड करवानी है टू बाइंड टू बाउंड द दूल्हा, ठीक है। और दूल्हे को भी पता होना चाहिए कि मैं शादी तो करने जा रहा हूँ, लड्डू तो खाने जा रहा हूँ, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने प्रोहिबिट करना है। ऐसा नहीं है कि लड्डू की खुशी में कुछ भी लिखता जा रहा हूँ। वो अक्सर आपने देखा है जो है वो जो डाबर है वो 50 करोड़ लिख दिया या घर लिख दिया, जितनी गुंजाइश नहीं है उतना लिख दिया, ठीक है। क्या है, लड्डू की खुशी में। लेकिन पता होना चाहिए कि क्या उसमें रिक्वायर्ड है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस कॉलम में क्या आना है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या वेटेज है। और जब केस हम कर रहे होते हैं कोई भी, तो उस लेवल पे निकाहनामे की क्या वैलिडिटी है, और ओवरऑल भी देखेंगे कि क्या हमारे पास एक्सप्रेसली जो निकाहनामा है उसका होना ज़रूरी है या सिर्फ ओरली कह देना काफ़ी होता है। जैसे कि आपको पता है बीइंग लॉ स्टूडेंट यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट द थिंग कि इशारे पे आप जा रहे हैं तो रोक के वो कहते हैं पुलिस वाले कि निकाहनामा दिखाएं। तो अगर निकाहनामा नहीं निकला तो वो आपको हरासा करते हैं। तो इज़ इट वैलिड और नॉट, ऐसा डिमांड कर सकते हैं वो, ये नहीं कर सकते हैं, ये हम बढ़ेंगे, ठीक है। कितनी इसमें ऑथेंटिसिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब ये दो चीज़ें हम देख लेंगे कि शादी क्या है, और शादी से आगे जब हम देख लेंगे कि निकाहनामा क्या है। अब शादी हो गई है और शादी के बाद सुगरा ने और अफजल ने हैप्पीली रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि शुरू शुरू का साथ था वो पहला महीना तो जो है वो दावतों में गुजर जाता है। कभी नबील ने दावत कर ली, कभी सुगरा की सहेली उजाला ने दावत कर ली, कभी आपके मामू चचा ताया ने दावत कर ली। तो वो पहला महीना बड़ा अच्छा गुजर जाता है। एक्सपीरियंस नहीं है, देखते हैं इसलिए बता रहे हैं। उसके बाद जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो अक्सर ऐसा नहीं है कि हर केस में ही ऐसे होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज़रा मामला संजीदा होना शुरू हो जाते हैं। अब सास कहना शुरू हो जाती है बेटा काम किया करो, और बेटा जो है वो सारी उम्र सो के आया है घर से, उसने तो अब माँ बाप के घर से लाड और नखरों वाली बेटी रही है, तो मुश्किल हो जाता थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को काम करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो वो क्या होता है कि वहाँ से थोड़ा सा मसला शुरू होना शुरू होता है। फिर आजकल की जनरेशन में क्या है कि लड़के कौन सा अच्छे होते हैं,
इनको भी तो कोई काम नहीं है, ऑफिस में रहते हैं, रात 12-12 बजे तक घर जाते हैं, 3 बज जाते हैं खाना शाना खाते, फिर सो जाते हैं, सुबह 10 बजे उठ के फिर ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमसे क्लाइंट्स आके कहते हैं, जो हमसे एक डाइवोर्स वूमन आके कहती है जिसने खुला लेनी है, तलाक लेनी, वो कहती है। बंदा टाइम नहीं देता है, टिकटॉक पे लगा रहता है, सोशल मीडिया पे लगा रहता है, ऑफिस से फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, लड़के सुन रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों का ख्याल करना है। ठीक है, तो मसले की तरफ आने लगा हूँ कि जब ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं तो फिर औरत बर्दाश्त करती 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 एक टाइम आता है कि वो कहती है वकील साहब मुझे हर हाल में खुला चाहिए। तो वो जब कहती है खुला चाहिए तो वकील साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो जब उसकी तरफ आएंगे तो तब हमारा स्टार्ट हो जाएगा कंसेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, कि खुला की बिना पर जो है वो किस तरह से कोई मैरिज जो है वो डिसोल्व हो सकती है, किस तरह से कोई मैरिज जो है वो ख़त्म हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ खुला। तो ये वहाँ पे बात स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम 5 से 6 प्रपोजिशंस लेके आएंगे। एक प्रपोजिशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो कह लें कि माइंड ना कीजिए अगर यहाँ पे किसी का नाम हो, तो मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि सुगरा हैं और उसका 2 साल हो गए हैं उसको शादी किए हुए, और अभी तक जो है वो बेबी भी कोई नहीं है उनका, और हस्बैंड जो है वो टाइम भी नहीं देते हैं, और सुगरा को जो है उसके हस्बैंड के घर वाले जो है वो तंग भी बड़ा करते हैं। तो सुगरा जो है बेचारी तंग आ गई और उसने कहा वकील साहब मुझे जो है ना खुला चाहिए। ठीक है, तो एक ये प्रेपोजिशन बनेगी जिसमें हम आपसे केस तैयार करवाएंगे कि अच्छा ये सूरत हाल है, अब इसमें केस ड्राफ्ट करके दिखाएं। एक और सिचुएशन बना लेते हैं कि सुगरा हैं और सुगरा का ही शादी हुई है और 2 बच्चे हैं, को 5-7 साल हो गए हैं शादी को। तो उसके बाद हस्बैंड ने जो है ना दूसरी शादी कर ली है, उसको कोई नया इश्क हो गया है, नई मोहब्बत हो गई है, नए जज्बात हैं। तो वो ये साथ-साथ जॉइन करवाते हैं जिनकी जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है। बच्चे कुछ मैसेज कर रहे होंगे। अच्छा, तो वो क्या होता है कि सुगरा फिर कहती है सर 2 साल 2 बच्चे हैं, सारा कुछ हैप्पी-हैप्पी था, लेकिन हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो घर भी नहीं आते हैं, मुझे खर्चा भी नहीं देते हैं। तो ये सारे इस तरह के मामलात पैदा हो गए, तो मुझे खुला चाहिए। ये सेकंड सिचुएशन हो गई खुला की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, कि किस तरह से आप मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ खुला। इसी तरह मज़ीद हम सिचुएशन को ले लेंगे, लेट्स सपोज़ कि एक औरत है, उसको बड़ा ही प्यार था अपने जो है ना हस्बैंड से, मतलब तो उन्होंने शादी की, लेकिन हस्बैंड बेचारा इस काबिल नहीं था कि कमाता, मामलात करता, लेकिन फिर भी प्यार बड़ा था ना, तो उन्होंने शादी कर ली। तो शादी के बाद जो बीवी थी उसने रेंट पे घर ले लिया कि ठीक है हम दोनों, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ ना। आजकल औरतें आपको पता है काम करती हैं, कमाती भी हैं अच्छा खासा, मर्दों से ज़्यादा कमाती हैं। तो वो उन्होंने स्टार्ट कर लिया, तो बंदे को फिर भी इज़्ज़त रास नहीं आई। मतलब उसने बेचारी ने घर भी रेंट पे लेके दिया, सारे मामलात किए, गाड़ी भी अपनी दे दी कि ये लो ऑफिस की तरफ से मिली है लेकिन तुम चलाओ। ठीक है, वो बंदा क्या करता है जी, गाड़ी भी भगाता है और जो है वो घर भी उसका इस्तेमाल कर रहा है हर तरह से, लेकिन फिर भी उसको इज्जत रास नहीं है, फिर भी बाहर मुंह मारता है, फिर भी कोई मामला उसके जो है ना अच्छे नहीं है। ये समझा रहा हूँ जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, क्योंकि अब आपने घर बैठ के जब वकालत सीखनी है तो फिर ओपनली आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी कैसे ऐसे होता है और इसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये जब मसला आ गया तो फिर भी औरत जो है वो कहती है खुला चाहिए। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा इसमें, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। ठीक है, तो ये 4 से 5 हम प्रेपोजिशंस बनाएंगे। तो इसके बाद आपकी फैमिली में, या अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में या आपके राउंड अबाउट कोई भी खुला से रिलेटेड तो मसला बनेगा, तो यू पीपल विल बी एबल कि अच्छा ये मसला है, कोई मसला ही नहीं है, ये तो हमें सर वजी ने पढ़ाया हुआ है, ये हमने किया हुआ है, ड्राफ्ट मेरे पास अंदर पड़ा है, अभी के अभी कर देते हैं। आप क्या करेंगे, वही ड्राफ्ट उठाएंगे, चीज़ें उनकी फिलअप करेंगे, उनको ड्राफ्ट बना के दे देंगे। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप खुद से भी सर वजी से रब्ता कर सकते हैं, सर केस आया 50-50, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। अगर आप कहेंगे 70-30 कि सर 70 मैंने लेना है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, तो भी हम कर लेंगे। अगर आप कहेंगे सर नहीं 100% ही मेरा है, आपने सिर्फ गाइड करना है, तो वो भी मैं कर दूंगा, मसले वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप ये नहीं है कि सीधा कोर्ट में जाके क्लियर हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। मेरा वकालतनामा लगा दीजिएगा, मेरे से जो है मेरा ही कार्ड ले लीजिएगा, मेरे नाम पे केस फाइल कर लीजिएगा और खुद जाके उसको प्रोसीड कर लीजिएगा, मैं आपको असिस्ट करता रहूँगा। ठीक है, ये पॉसिबल है। अच्छा, ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये तो मैंने वन साइडेड बताया ना कि औरत चाहती है कि मैंने खुला लेनी है, लेकिन आपके पास बंदा आ गया केस लेके, अपना बंदा आके आपसे कहता है कि मैडम, जितनी भी ये गर्ल्स हैं ये सुन रही हैं,
अगर आपके पास कोई बंदा आ जाता है वो कहता है मैडम देखें मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है खुला का, मैं इसको हर मंथ पैसे भी देता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी फीसें भी भरता हूँ, मैं सारा दिन कमाता रहता हूँ, सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात 12 बजे डबल शिफ्ट करके आता हूँ, ओवर टाइम भी लगाता हूँ, सब कुछ मैं इसका कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ खुश नहीं है, इसने जो है ना वहाँ पे खुला का केस कर दिया मेरे खिलाफ, तो मैं इसको कंटेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे नहीं हमें तो सर ने सिर्फ लड़की की तरफ से पढ़ाया था कि खुला कैसे फाइल करनी है, वो लड़की का हक है ना। लेकिन आपने लड़के को भी तो डिफेंड करना है ना, अगर वो बेचारा नमाजी परहेजी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 1.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, सारे मामलात कर रहा है, घर में उसने बावर्ची रख के दिया हुआ है कि मेरी बेगम के हाथ ना जल जाए रोटियां बनाते हुए, घर में उसने ड्राइवर रख के दिया हुआ है बच्चों को पिक ड्रॉप के लिए, अपना पर्सनल कार्ड उसने बीवी को दिया हुआ विद पासवर्ड कि बेगम जब दिल करे जाके एटीएम मारो और मुझे करो। तो इवन देन अगर बीवी जो है वो खुला की तरफ जाती है तो बंदे को कोई तो हक हासिल है ना जो अपना जवाब जाके कोर्ट में दे। तो यहाँ पे हम साथ आपको जवाब भी तैयार करना सिखाएंगे कि अगर कोई औरत केस फाइल कर देती है कि मैंने खुला लेनी है, तो मर्द ने उसका जवाब कैसे देना है, जो उसने चीज़ें रेज की हैं अगेंस्ट दैट मेल, मेल ने उसको कैसे जो है वो डिफेंड करना है, कैसे उसका जवाब देना है कि कोर्ट को वो असिस्ट कर सके कि जनाब मेहरबानी मेरे हाथ जुड़े हुए ने जो कहती है मैं कर लेना जनाब, मैं अलहदा नहीं होना चाहता। उसके साथ साथ उसका एक और केस भी होता है वो भी बताऊंगा लेकिन आगे जाकर, ठीक है। यहाँ तक हम सारी ये खुला से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ खुला। नेक्स्ट जब मूव ऑन करते हैं तो वही है कि रिटर्न रिप्लाई ऑन ऑफ द सूट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट आया है इसका रिटर्न रिप्लाई कैसे फाइल करना है वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी प्रैक्टिस शुरू कर ली हुई है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये 15 से 20 दिन वाला कोर्स हम करने जा रहे हैं, ये आप करें इत्मीनान के साथ और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आपने जो इस कोर्स से सीखना है और वो जो 6-6 महीने से या साल-साल से वहाँ पे कोर्स में जा रहे हैं, उनके साथ कंपेयर ज़रूर कीजिएगा खुद को, उनसे ये चीज़ें पूछिएगा, अगर तो वो आंसर कर देंगे, अगर तो वो बैठे-बैठे आपको जवाब दावा या ये केस सारा लिख देंगे, बिठा के साथ लिखवाना है, वरना वो स्टेनो से ही जाके लिखवा के ला के देंगे, ठीक है। तो मुझे बताना है आके, फिर डिफरेंस करना है कि क्या फ़र्क है कि आप आसानी से घर बैठ के भी सीख सकते हैं, या वाक़ई में आपका वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं हाई कोर्ट कल वीडियो लगाई थी मैंने, पेश हुआ था, तो वहीं पे उसी कोर्ट के अंदर मैं नॉमिनेट नहीं करता हूँ और 2 स्टूडेंट्स थे और वो हाई कोर्ट में पेश हुआ और जज साहब जस्टिस वहाँ पे होते हैं, बड़े-बड़े जो वकील हैं ना वो डरते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, कि अगर जस्टिस साहब ने कोई इधर-उधर की बात कर दी ना, जस्टिस क्या करते हैं, फाइल उठा के मुँह पे फेंक देते हैं कि ठीक है, निकलो यहाँ से। चिट्टे वाल होते हैं बंदों के, उनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो बीइंग स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और जज साहब कुछ पूछ रहे थे, उनको बिल्कुल हाव-भाव नहीं थी और फिर वो बड़ा ना एक शर्मिंदगी का लेवल होता है और आपने साल या 2 साल की बात नहीं है, सारी उम्र उन्हीं अदालतों में प्रैक्टिस करनी है, 100-150 वकील पीछे बैठे होते हैं, बेइज्जती होती है। मैं खुद कभी नहीं अपीयर हुआ इन दैट सेंस, ठीक है। कल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हम इस काबिल और कल ही अल्हम्दुलिल्लाह अपीयर भी हो गए, ठीक है। सामने था आपके, लेकिन तरीके के साथ चलें, इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा, सारी उम्र यही करना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ ना करें, कहता हूँ करें, धड़ल्ले के साथ कीजिएगा, लेकिन टाइम पे कीजिएगा, टाइम पे करेंगे तो मज़ा आएगा। मैंने टाइम से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में मेरे क्लास फेलोज़ की बनिस्बत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, 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 ठीक है। तो इस चीज़ में ना पड़ें, अल्लाह खैर करेगा। आगे बढ़ते हैं तो है सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स। अब सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि औरत ने अगर खुला फाइल कर दी है और हस्बैंड चाह रहा है कि मैंने अलहदगी इख्तियार नहीं करनी है या मैंने खुला नहीं होने देनी है, वट एवर द थिंग इज, अव्वल तो खुला हो जाती है, लेकिन आप अपना एक गुड फेस शो करने के लिए, गुड जेस्चर शो करने के लिए, ऑन दी अदर हैंड जो हस्बैंड है वो सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स फाइल कर सकता है कि मैं मेंटेन भी करता हूँ अपनी बीवी को हर तरह से, मैं हर तरह से बच्चों का भी ख्याल रख रहा हूँ, ऑनवर्ड्स भी रखने को तैयार हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो है मेरे साथ रहे, तो वो कॉन्जुगल राइट्स का एक सूट फाइल करता है। वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, वो सारा आपको ड्राफ्ट करना भी सिखाएंगे और प्रेपोजिशंस के साथ जो है वो आपको बताएंगे। और उस कॉन्जुगल राइट्स का जब दावा होगा तो वो ऑब्वियसली मेल करेगा, तो फीमेल ने फिर वकील हायर करना है, फीमेल ने फिर आपके पास आना है कि मेरे हस्बैंड ने ये कॉन्जुगल राइट्स का दावा किया, लेकिन मैंने ऑन दी अदर हैंड खुला का सूट फाइल किया हुआ है और मैं उसी को इंटैक्ट रखना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं बसना चाहती। तो क्या करना है,
वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। नेक्स्ट अगर आते हैं तो वी हैव सूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड माइनर्स। दो चीज़ें हैं कि बीवी का खर्चा या बच्चों का खर्चा। जैसे मैंने पहले बताया, शादी हो जाती है, हस्बैंड के पास जॉब कोई नहीं है, तो लव मैरिज थी, शौक बड़ा था कि पता नहीं क्या कोई रॉयल प्रिंस का नाम बता दे मैं ले लूँ, है तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, ठीक है, उसके बाद अब जो सेविंग्स थी वो भी रिज्यूम हो गई हैं। अब आगे से बंदा जी जो है वो करते भी कुछ नहीं है, सारा सारा दिन सोए रहते हैं, ठीक है, वेलियाँ खाने की आदत है। तो जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती है तो फिर एक मुश्किल हो जाता है औरत के लिए सर्वाइव करना। ऑब्वियसली घर के मामला देखने हैं, अपनी भी उसकी लाइफ है, वो एक शहाना लाइफस्टाइल छोड़ के आई है। उस अपने बाप के घर वो जैसी भी थी, उसका बाप उसे भूखा नहीं सुलाता था, उसकी माँ उसे गालियाँ नहीं देती थी, उसका बाप उसको उफ नहीं करता था, जो भी उसके नखरे थे उठाता था, चाहे हाथों पे जो है वो छाले डाल के उठाए जाए, ठीक है। तो ये जब होता है तो औरत आती है, कंप्रोमाइज़ तो करती है, लेकिन आल इन आल कितनी देर तक कर सकती है। तो औरत फिर कहती है जी कि ठीक है, मैं खुला की तरफ तो अभी नहीं जा रही हूँ, मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती हूँ कि हम अलहदा हो जाएँ, लेकिन इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना कि मुझे मंथली एक्सपेंस दिया जाए, मेंटेनेंस दी जाए। मैं यहाँ पे सारा-सारा दिन जो है वो खज्जल ख़राब होती हूँ, इसके बच्चों के पैम्पर लगाती हूँ, इसके घर साफ़ करती हूँ, हर तरह के मामलात करती हूँ, बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैंने बैलेंस भी करवाना होता है, पैकेज भी लगवाना होता है, तो ये मुझे 32-32 जो है वो बातें सुनाता है कि तुमने किससे बातें करनी है। बंदा पूछे मेरी दोस्तें नहीं है एफएससी लेवल की और लॉ में पढ़ती रही है मेरे साथ हैं, अल्लाह ना करे आप में से किसी को लो बताएं। खैर, तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तो फिर औरत के पास राइट होता है कि वो मेंटेनेंस का सूट फाइल कर सकती है, कोर्ट में जाए, कोर्ट को बताए कि ये हस्बैंड जी हैं मेरे, मंथली ये जॉब करते हैं, इतना कमाते हैं, बदले में मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। तो कोर्ट फिर ऑर्डर करती है कि यार तेरी ही बीवी है, मेहरबानी कर, तो वो खर्चा लगा देती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने खुला ले लिया, या हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, दो सिचुएशन है, या खुला है या डिवोर्स है, और बच्चे हैं आपके, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, ठीक है, बच्चे हैं और उनमें से माइनर्स भी हैं। तो नॉर्मली माइनर होते हैं, जब बच्चे छोटे-छोटे हैं तभी खुला या तलाक के ज़्यादा मसले होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा 32 साल का, उसके भी आगे 2 बच्चे हैं और आप औरत खुला के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो माइनर्स होते हैं आपके, जब खुला हो जाती है या तलाक हो जाती है, तो को बच्चा 2 साल का है, को बच्चा 4 साल का है, एक स्कूल जा रहा है, नाम उसका ले लें, अरहम ले लें, नाम लड़की का कुछ भी ले लें ना, ABCZ व्हाटएवर। एक जो है वो भी गोद में है बच्चा, तो एक्सपेंसेस तो होते हैं ना दोनों के, तो माँ कहाँ से करेगी अगर माँ घर रहती है तो फिर क्या होगा कि माँ सूट फाइल करेगी कि ये अब शादी हुई थी, इतने बच्चे हुए हैं, ये खुला ले ली है या डिवोर्स उन्होंने दे दी है। तो अब बीवी अपना क्लेम नहीं कर सकती है खर्चा। अगर डिवोर्स हो गई है तो जो इद्दत पीरियड होता है 3 मंथ का, वो इद्दत पीरियड भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो 3 मंथ है या व्हाटएवर द सिचुएशन इज। मेनली जो कुरान पाक में जिक्र है या बाकी चीज़ें हैं वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, लेकिन उसको कैसे प्रूव किया गया है, कौन से इस पे जजमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो इद्दत पीरियड है उस दौरान तक तो बाउंड किया जा सकता है हस्बैंड को कि वो बीवी का भी खर्चा दे, लेकिन इद्दत पीरियड के बाद का बीवी खर्चा क्लेम नहीं कर सकती है। फिर जो बच्चे हैं, माइनर हैं, उनका खर्चा क्लेम करेगी, तो वो हस्बैंड जो है वो खर्चा फिर देगा। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं जब खर्चा लगता है या मेंटेनेंस अलाउंसेस लगते हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं। ये गाइडलाइंस जो 20-21 मिनट में मिल रही है ना, ये साल लग जाता है बच्चों को फॉर्म्स में जाके, पल्ले नहीं पड़ता है, ना कोई बताता है। यहाँ पे लॉ करने के बाद 3-3 4-4 साल रुलते हैं और उसके बाद ये कह के फॉर्म से निकलते हैं कि सीनियर ने दसी ही कुछ नहीं, सीनियर फाइल ही नहीं पढ़ने देता था। सीनियर को कहो ना रिटर्न फाइल करनी सिखा दें, तो सीनियर कहता अपना क्लाइंट लेके आओ फिर सिखाता हूँ। क्लाइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ कोई नहीं, तो काम ਤੁਸੀਂ सीखना कोई नहीं। हाँ ਉਹਦੀਆਂ हाजिरियाँ लगवा के आ जाना है, या उन्होंने कह दिया जी टिकटॉक बना लेते हैं, चल रहे हैं सीनियर साथ, टिकटॉक बन रही है, हाय हेलो शे। ऐसे नहीं होता है, वकालत ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ इंशाल्लाह लर्न कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मेंटेनेंस में जब आप बात करते हैं तो एक है इंटरम मेंटेनेंस और एक फाइनल है। अब इंटरम मेंटेनेंस क्या होती है, फाइनल मेंटेनेंस क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इंटरम मेंटेनेंस मिनिमम कितना लगता है या मैक्सिमम मेंटेनेंस कितनी लग सकती है, और अगर कोई समझता है कि जो खर्चा लगा है बच्चों का ये कम है,
लेट्स सपोज औरत है और वो बीकन हाउस में अपने बच्चे पढ़ा रही है, तो एक बच्चे की फीस जो है वो 50-60 हज़ार रुपये है। उसके अलावा ऑब्वियसली बीकन हाउस जा रहा है तो गाड़ी पे जाता होगा, ड्राइवर भी होगा है, तो वो खर्चे हैं। और ऑब्वियसली अगर बीकन हाउस जा रहा है तो उसकी पॉकेट मनी 100 या 200 नहीं है, ऑब्वियसली एटलीस्ट 2000-2500 है, ठीक है, बच्चा है ना फिर, रॉयल है। तो अब मेंटेनेंस जब कहेंगे ना तो वो फिर ऑब्वियसली अव्वल तो बाप जितने कमाता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन फिर देखेंगे कि किन सिचुएशंस पे बेस करती है मेंटेनेंस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेंटेनेंस से रिलेटेड, खर्चा लगवाने से रिलेटेड, बच्चों का भी, बीवी का भी। अच्छा, अब ये मसाइल फिर मैंने नीचे हेडिंग दी है कि हाउ टू इन्हांस द मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स, के बच्चों की मेंटेनेंस अगर लगी है, वो आप समझते हैं कम है, तो वो जो है वो कितने किस तरह से उसको इन्हांस कर सकते हैं, कितनी वो लगनी चाहिए। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? अगर तो क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी अगर क्लियर आ रही है तो काइंडली मुझे जो है सारे यस करके बता दें। तो अगर किसी एक दो को सिर्फ इशू आ रहा है तो मतलब उनका इशू है, बाकी सबको जिनका कोई इशू आ रहा है उनका मसला है, हमारी तरफ से क्लियर है। अच्छा जी, तो मेंटेनेंस को इन्हांस कैसे करवा सकते हैं आप, इसमें हमने ये पढ़ना है। नेक्स्ट में हमारे पास है सूट फॉर डाउरी आर्टिकल्स। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि जब शादी होती है तो बाप जितना कर सकता है ना एक बेटी के लिए, उससे डबल जो है अपनी बच्ची को डाउरी आर्टिकल्स देता है। लेट्स सपोज अभी रिसेंटली हमारे हमारी फैमिली में जितनी भी शादियां हुई हैं फीमेल्स की भी एक्सेट्रा, पहले कभी हुआ करता था ना, तो पहले चंद चंद चीज़ें हुआ करती थी जो कि डाउरी आर्टिकल्स में कंसीडर हुआ करती थी। अब तो भाईजान बंदे ने एसी सेकना है, मतलब एसी की हवा लेनी है, तो वो भी लड़की साथ लेके जाती है, वो भी डाउरी आर्टिकल्स में आता है, ठीक है। साथ एक होंडा सिविक की चाबी, ठीक है, भाई आपकी बेटी जा रही है तो उसको घुमाना भी तो है ना उसके बंदे ने, ठीक है, तो वो गाड़ी साथ दे के भेजी जाती है कि भाई एटलीस्ट आपको गाड़ी पे घुमाए, ठीक। उसके बाद ऑब्वियसली फर्नीचर तो चिन्योटी का होना चाहिए, या बाकी आप लड़कियां यहाँ पे बेहतर जानती होंगी, 10-12 लाख सिर्फ वो बेड का और एक आध ड्रेसिंग का है, ठीक है, अगर चिन्योटी की तरफ जाते हैं वाटा पता ठीक है। बाकी खैर बताने का मकसद ये है कि एक बाप जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को डाउरी आर्टिकल्स देता है। तो जब खुला हो रही है या जब ये मामलात हो रहे हैं तो क्या होगा कि फिर बाप के दिल में भी आएगा, उस बहन के भाइयों के दिल में भी आएगा जिन्होंने हलाल के पैसे लगा के उसको इतने महंगा सामान दिया था कि सास बातें ना करे। स्टील के बर्तन पता नहीं को 25-25 गिलास, 25-25 वो कह लें कि पता नहीं क्या क्या, आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या होता है कि अगर आपने वो डाउरी आर्टिकल सारे के सारे वापस लेने हैं जो कि हस्बैंड की कस्टडी में हैं, तो उनके लिए भी सूट फाइल करना पड़ता है, उसको कहते हैं सूट फॉर डाउरी आर्टिकल्स। वो हम देखेंगे कि सूट फॉर डाउरी आर्टिकल्स को फाइल करते हुए या ड्राफ्ट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं, उनकी स्लिप्स कैसे आपने एहतियात के साथ रखनी है, उनके साथ विटनेसेस कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह इसमें। देन है सूट फॉर रिकवरी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड इट्स रिटर्न रिप्लाई। अच्छा, शादी होती है तो हस्बैंड जो है ना मुंह दिखाई के लिए चेन का सेट दे रहा है, 2 महीने गुजर जाते हैं तो बड़ा ही उसमें प्यार आ रहा होता है बीवी पे, तो वो बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो ऐਵੇਂ ही गुजरते गुजरते बीवी को रिंग ले देता है। मजीद कुछ 6 महीने साल गुजरे हैं तो अल्लाह ने जो है वो बेबी दे दी है, तो उस खुशी में अगेन जो है वो बीवी को कोई ना कोई सेट दे दिया। तो ये सारा निज़ाम चल रहा है, अब सोना बीवी को दे दिया है, अब कल कला खुला होती है या डिवोर्स लेट्स सपोज, तो अब ये जो चीज़ें दी थी, ये जो जेवरात दिए थे या इसके अलावा भी कोई इनामो कराम दिए थे बीवी को, तो वो वापसी का केस कर देता है हस्बैंड कि मैं ये चीज़ें मेरी इसकी कस्टडी में ही मुझे वापस दी जाए। तो आया कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या केस बनेगा और किस तरह से उसको कंटेस्ट करना है, वट एवर द थिंग इज, ये सारी इसमें डिस्कस करेंगे। देन है कंसेप्ट ऑफ रनवे मैरिज। तो आजकल के दौर में बड़ा एक आम सा कंसेप्ट है जिसको आप बोलते हैं कोर्ट मैरिज। दैट इजंट अ कोर्ट मैरिज, जो सही उसको नाम देना चाहिए वो है रनवे मैरिज, जो आप भाग के शादी करते हैं। भाग के शादी करना क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं, सर ये जो भाग के शादी होती है इसमें क्या करना पड़ता है, ये कोर्ट में होती है या कहाँ होती है, अगर कोर्ट में होती है तो कैसे होती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है,
सर FIR हो जाती है तो क्या करना है, ये सारा रन में मैरिज के अगेंस्ट जितना भी मटीरियल है ना वो इंशाल्लाह इसमें आपको थ्रेटिकली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम फैमिली से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो जितनी मजीद चीज़ें हो सकें वो करनी चाहिए। ठीक है, अभी लेक्चर वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन जैसे ही ख़त्म होगा अगेन हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मीटिंग तो चलती जाएगी, इसका कोई रोना ही नहीं है। अच्छा, देन है हाउ टू सीक द गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ऑफ माइनर्स, व्हाट इज मीन बाय द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन और द प्रॉपर्टी एंड इट्स रिटन रिप्लाई। अब करते हैं अगेन लेक्चर करते हैं, इसको बंद करें और कोई ना कोई वीडियो उड़ा के उसको अगेन। अच्छा, तो इसमें हमने देख लिया कि अब माइनर हैं, बच्चे हैं, ठीक है, 3 साल का एक बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, और हस्बैंड और वाइफ के दौरान जो एक रिलेशन था वो ख़त्म हो गया, लेट्स सपोज खुला हो गई या डिवोर्स हो गई। तो उसके बाद अब बीवी कहती है बच्चे मैंने लेने हैं, हस्बैंड कहता है बच्चे मैंने लेने हैं। तो असल में बच्चे किसके पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गार्डियनशिप के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है, वो भी एक एप्लीकेशन आप मूव करते हैं कोर्ट में, सूट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कैसे लिया जा सकता है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन सा केस जो है वो फाइल किया जाता है, क्या उसके कंटेंट्स होते हैं, वो सारा आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, बी श्योर यू नो हु इज दिस पर्सन isn't signed in with a Google account, they limit not be who they claim to be। अच्छा, ये देख लें एक दफा। अच्छा, तो ये माइनर का राइट किसके साथ जाना चाहिए, मतलब गार्डियनशिप किसको अपॉइंट करते हैं, हस्बैंड को करते हैं या बीवी को करते हैं, बीवी के कितने चांसेस हैं और किन किन कंडीशंस में बीवी को गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है किसी माइनर का, और हस्बैंड के कितने चांसेस हैं और किन किन सिचुएशंस में हस्बैंड को जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है एज अ गार्डियन। ठीक है, ये सारा इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद कंसेप्ट आ जाता है सूट फॉर सीकिंग द कस्टडी ऑफ माइनर एंड इट्स रिटर्न रिप्लाई। गार्डियनशिप लेना एक अलग चीज़ है और बच्चे की कस्टडी सीक करना एक अलग चीज़ है। ये दोनों सूट कैसे होते हैं ये देखेंगे, ये बच्चों की कस्टडी के हवाले से सारे मामला आ रहे हैं। इसके बाद है कैन अ गार्डियन ऑफ अ माइनर टेक द माइनर अब्रोड, इफ़ यस देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दिस। अच्छा, आपके पास अक्सर केसेस आएंगे क्योंकि आप पार्ट 2 या 3 में हैं, तो लोगों को लग रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ पता है आपको, चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मैडम नसरीन या मैडम उजाला, हमारा ऐसे ऐसे बच्चा है और उसकी हमने गार्डियनशिप तो ले रखा है, तो अब मैं फीमेल आके कहती है कि मैं उम्रा परफॉर्म करने जाना चाहती हूँ और उसके साथ मैंने अपने इस बच्चे को भी लेके जाना है, तो इसको मैं कैसे लेके जाऊँ, क्या इसके लिए अदालत की परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की आप गार्डियन अपॉइंट हुए हुए हैं। अगर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मियाँ बीवी साथ हैं, तो आप बच्चे को जहाँ मर्जी ले जाएं, उसका पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं। लेकिन अगर आपकी सेपरेशन हो गई हुई है और कोई एक, चाहे मर्द चाहे औरत, दोनों में से कोई एक बच्चे का गार्डियन है और उस सिचुएशन में जो गार्डियन है वो अब्रोड मूव ऑन करना चाह रहा है और वो चाहता है कि साथ बच्चे को भी लेकर जाए, तो इसमें आपको पासपोर्ट वीज़ा तो चाहिए चाहिए बच्चे का, लेकिन उस सबसे पहले आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए कि हम ये बच्चा जिसकी गार्डियनशिप हमने ली थी इसको आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमें इसके लिए इजाज़त रिक्वायर्ड है। वो उसके लिए आप एप्लीकेशन मूव ऑन करते हैं, उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है बताऊंगा साथ साथ, लेकिन ड्राफ्टिंग में सारा कैसे उसको तैयार करना है वो इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हु इज़ माइनर, माइनर कौन होता है, हु इज़ मेजर और मेजर कौन होता है, व्हाट इज़ द एज टू मैरी अंडर डिफरेंट पाकिस्तानी लॉज। डिफरेंट पाकिस्तानी लॉज हैं, उनमें शादी की एग्जैक्ट उम्र क्या है कि कितने साल औरत की लड़की की शादी हो, लड़की की उम्र कितनी हो और लड़के की उम्र कितनी हो तो वो शादी कर सकते हैं। ठीक है, और सिंध में ये एज क्या है, बलूचिस्तान में क्या है, KPK में क्या है, पंजाब में क्या है, ये हर लिहाज से हम देखेंगे। तो इसके अलावा लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ है वो है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। खुला और डिवोर्स दो अलग चीज़ें हैं। जो खुला है वो औरत का हक है, औरत एक्सरसाइज करती है केस फाइल करके। जो तलाक अनाउंस करना है, डिवोर्स अनाउंस करना है, वो हस्बैंड का राइट है और वो हस्बैंड करता है थ्रू नोटिस। उसके लिए कोर्ट नहीं जाना होता है, उसके लिए हस्बैंड जो है वो नोटिस तैयार करवाता है। वो 3 तरह के नोटिस हैं, वो कैसे सर्व करने हैं, कितनी देर बाद सर्व करने हैं, क्या उसका निज़ाम है, ये सारा आपको वो 3 के 3 नोटिस भी आपको ड्राफ्ट करने सिखाएंगे, ताकि गली मोहल्ले में कोई भी रात जाता आपको कहे कि यार मैं कहते हुए भी मतलब नहीं अच्छा लगता है,
लेकिन फिर भी सिर्फ बताने की नीयत से कह रहा हूँ कि अगर जाते हुए कोई भी कहता है कि यार मैंने अपनी बीवी को तलाक देनी है, ठीक है, तो क्या होता है कि नोटिस कैसे तैयार करने हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, वो सारा आपको बता देंगे ताकि आपको मेरे पास ना आना पड़े। ये देखें, अपनी दुकान बंद करके आपकी दुकान चमका रहा हूँ। मतलब वकील नहीं देते हैं अपनी चीज़ें किसी को, ठीक है, लेकिन ये आप स्टूडेंट्स के साथ प्यार है कि आपको हम घर बैठे ट्रेन कर रहे हैं, आपको चीज़ें बता रहे हैं, वो चीज़ें जो आपने फील्ड में 2-2 साल ज़लील होके सीखनी, ठीक है। जो जा रहे हैं वो भी इस बात के विटनेस हैं, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको घर बैठ के कुछ ना कुछ बनाएँगे। तो देन इसका फाइनल टेस्ट इंशाल्लाह एक करेंगे, तो आप लोगों को वो टेस्ट पास करना होगा ऑब्वियसली, तो जो पास कर लेंगे उनको हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस का जो भी काम होगा डेली करना है। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर ये सीक्वेंस वाइज हम लेक्चर्स लेंगे, और ये फाइनल नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक्स हमने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाती हैं। लेकिन इससे हट के कुछ ड्यूरिंग द कोर्स हमें लगेगा कि यार नहीं, बच्चों को ये भी चीज़ करवानी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी ऐड कर दूंगा, आपको मसले वाली बात नहीं होगी। डेली बेसिस पे इसी तरह से क्लास हुआ करेगी 4 से 5 बजे के दरमियान, और यही सारा हमारा सीक्वेंस होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।